देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसके सबसे होशियार माने जाने वाले नेता राहुल गांधी झूठ बोलने में राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ भी राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं कि खुद फंस जाते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी की बेइज्जती कांग्रेस के पूर्व नेता ने ही कर दी। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने को लेकर सवाल उठाए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, न कि ओबीसी से। इसके बाद से अब राहुल गांधी की इस बात को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। इस बीच गुजरात से राज्यसभा सदस्य और गुजरात के उप मुख्यमंत्री रह चुके नरहरि अमीन ने एक के बाद एक ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस सरकार में गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में मुझे काम करने का महत्वपूर्ण मौका मिला। उस दौरान गुजरात सरकार ने आधिकारिक तौर पर मोध धांची समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में मान्यता दी थी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह निर्णय उसी समुदाय से संबंधित है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। राहुल गांधी द्वारा हाल ही में दिए गए दावों के बीच रिकॉर्ड को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है, जो गलत जानकारी और ऐतिहासिक संदर्भ की कमी पर आधारित है। नरहरि अमीन ने कहा, राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों में न केवल तथ्यात्मक सटीकता की कमी है, बल्कि विशेष रूप से ओबीसी समुदाय के प्रति मानहानि की सीमा है। उनके लिए यह आवश्यक है कि वे इन निराधार आरोपों को वापस लें और अपने निराधार बयानों के लिए न केवल गुजरात के लोगों से बल्कि व्यापक ओबीसी समुदाय से ईमानदारी से माफी मांगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि वे गलत सूचना फैलाने से बचे और इसके बजाय रचनात्मक बातचीत और हमारे देश को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दें। झूठी कहानियों के आधार पर व्यक्तियों या समुदाय को बदनाम करना केवल हमारी लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया की अखंडता और हमारे विविध समाज की गरिमा को कमजोर करने का काम करता है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार मोदी पर निशाना साधने के लिए ऐसे झूठ बोलते हैं और अपने झूठ में फंस जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेने के लिए बना इंडिया गठबंधन टूटता दिख रहा है। नीतीश के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मोदी का हाथ थामने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को लगातार आंख दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से नाराज दिख रहे हैं। वो इंडिया अलायंस कभी छोड़ने का ऐलान कर सकती हैं। इस बीच अब केजरीवाल भी गठबंधन को लेकर एक फैसला लेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात, हरियाणा और गोवा के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए 13 फरवरी को अपनी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक करेगी। इससे पहले इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत से निराश आप ने असम में 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की। अब सूत्रों की माने तो गुजरात, गोवा और हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी की पीएससी 13 फरवरी को बैठक करेगी। इससे पहले आप नेताओं ने कहा था कि पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के रवैये से नाराज हैं। कांग्रेस अपनी शर्तों पर आपके साथ गठबंधन करना चाहती है, वहीं केजरीवाल इसके पक्ष में नहीं है। बता दें कि इस समय आप पंजाब और दिल्ली 2 राज्यों में अपनी सरकार चला रही। कुछ दिनों पहले आप नेताओं ने बताया था कि पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की दाल गठबंधन के साथ गलने वाली नहीं है। ऐसे में वो जल्द ही एक चौंकाने वाला फैसला लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को झटका दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। राज्यसभा में आप नेता संजय सिंह बहुत फड़फड़ाते थे, आए दिन चुभने वाली बातें बोलते थे, लेकिन जैसे ही घोटाला सामने आया, संजय सिंह की सारी हेकड़ी सामने आ गई। शराब घोटाले में फंसे आप नेता संजय सिंह अभी हवालात में ही रहेंगे। दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बड़ा झटका दे दिया।
बता दें कि जमानत की मांग करते हुए संजय सिंह की तरफ से तर्क दिया गया था कि वो पिछले 3 महीनों से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। वहीं जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि सिंह 2021-22 के आबकारी घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उधर शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी झटका लगा। दरअसल केजरीवाल बार बार ईडी के समन को इग्नोर कर रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन जारी करते हुए 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इससे पहले ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को नया समन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। ये आम आदमी पार्टी संयोजक को जारी किया गया 5वां समन था। केजरीवाल शुक्रवार को 5वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। पिछले 4 महीनों में 4 बार तलब किए जाने के बावजूद समन को गैर कानूनी बताते हुए वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया। एजेंसी ने कहा है कि आरोपी अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी के संबंध में उनसे संपर्क में थे। इस मामले में ईडी द्वारा अब तक आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ ही पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर तथा कुछ कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोपों का बार बार खंडन करती रही, लेकिन ईडी कई बार ऐसे सबूत पेश कर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती रही है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। आपातकाल के दौरान जब विपक्षी नेता जेल की रोटी खा रहे थे, उस दौरान तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने एक फैसला लेकर सबको चौंका दिया। इंदिरा गांधी ने आनन फानन में संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ दिया। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संविधान संशोधन में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें संविधान की प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सुनवाई निर्धारित की है। स्वामी का तर्क है कि ये शब्द केशवानंद भारती फैसले में स्थापित बुनियादी ढांचा सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। उनका दावा है कि संविधान के निर्माताओं का कभी भी लोकतांत्रिक शासन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अवधारणाओं को पेश करने का इरादा नहीं था। याचिका में यह भी प्रकाश डाला गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहते हुए इन शब्दों को शामिल करने से इनकार कर दिया था कि संविधान के जरिए नागरिकों पर राजनीतिक विचारधाराओं को नहीं थोपना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 को यथावत रखते हुए इसकी प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह सवाल पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन से पूछा, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और सेकुलर शब्दों को हटाने की मांग की। बता दें कि 2 सितंबर 2022 को शीर्ष अदालत ने स्वामी की याचिका को एक पेंडिंग केस के साथ सुनवाई के लिए तय कर दिया था। इन दोनों मामलों में प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग की गई। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संविधान संशोधन में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इस संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में भारत की खासियत बताने के लिए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।